हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने आय विधि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो करी है कि इनकम मेथड का मतलब क्या होता है और अगर हम इनकम मेथड को कैलकुलेट करेंगे तो उसके रिगार्डिंग हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। आज की जो वीडियो होगी उसमें हम आय विधि संबंधी सावधानियों के बारे में बात करेंगे। प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड, यानी कि जब भी हम आय विधि के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो हमें किन किन चीजों को इसमें शामिल करना है और किन किन चीजों को इसमें शामिल नहीं करना है, तो उसको हमें ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे एक तरफ मैंने लिखा है कि आय विधि में शामिल होती है ये वाली चीजें, यानी कि इन इन चीजों को हम राष्ट्रीय आय की जब हम गणना करेंगे तो उसमें आय विधि में शामिल करेंगे। वहीं दूसरी तरफ लिखा है कि आय विधि में कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं होती है। इन सभी को हम राष्ट्रीय आय गणना करते टाइम में आय विधि में शामिल नहीं करते। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आय विधि में शामिल कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे पुरानी वस्तुओं की बिक्री होती है या उसकी खरीद होती है तो उसके बदले में जो कमीशन दी जाती है उस कमीशन को हम आय विधि में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर कमीशन का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ डीलर्स होते हैं, वो पुरानी कोई भी सामान है उसको खरीदने में बेचने में जो खरीदने वाला होता है और जो बेचने वाला होता है दोनों के बीच में मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं। वो प्राइस को मतलब प्राइस जो होता है उसको लगवाते हैं, उसके बाद में सामान को बिकवा देते हैं और सामान जब बिक जाता है तो उसके बदले में उनको थोड़ी बहुत कमीशन दे दी जाती है, यानी कि थोड़ा बहुत पैसा उनको दिया जाता है। तो जो वो कमीशन होती है भले वो पुरानी वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर हो रही है, लेकिन उसकी जो कमीशन है उसको हम आय विधि में शामिल करेंगे। सेकंड है शेयर और बॉन्ड्स की जो बिक्री होती है और जो उनकी खरीद होती है उस पर जो कमीशन दी जाती है डीलर्स को, उसको भी हम आय विधि में शामिल करेंगे क्योंकि वो हमारी राष्ट्रीय आय का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट है जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रह रहे होते हैं उनके आरोपित किराए को आय विधि में शामिल करते हैं। इससे पिछली वाली वीडियोस में जब हमने समझा था कि मूल्य वृद्धि विधि के बारे में, तब भी ये वाला पॉइंट आया था कि जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रहते हैं तो उनके आरोपित किराए को हम उसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे आरोपित किराए का मतलब क्या होता है, जैसा हम सबको पता है कि हर एक मकान की अपनी रेंटल वैल्यू होती है, अपने मतलब किराया होता है, भले उसमें कोई किराएदार रह रहा है या उसमें अपना मकान मालिक खुद ही रह रहा है। जैसे कोई एक कमरा है और उसकी वैल्यू 10,000 रुपए है, या अगर उसको किराए पे उठाएंगे तो 10,000 रुपए उसका किराया आएगा। सपोज करो उसमें मकान मालिक खुद ही रह रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी है, रेंटल वैल्यू की, उसको रेंट पर दिया जाएगा तो कितना पैसा आएगा, 10,000 रुपए आएगा। तो 10,000 रुपए की जो उसकी रेंटल वैल्यू है उसको हम आय विधि में शामिल करेंगे जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रह रहे हैं उनके किराए को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है स्वयं उपभोग के लिए जो उत्पादन किया जाता है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि इससे आय का सृजन होता है। जैसा हमें पता है कि मार्केट में सामान बेचने के लिए प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो खुद के लिए भी सामान बनाता है। जैसे एक किसान है, वो 100 किलो गेहूं का उत्पादन करता है, उसमें से वो फैसले लेता है कि 80 किलो को बेच देगा और 20 किलो को स्वयं यूज के लिए रखेगा, यानी स्वयं उपभोग के लिए रखेगा। तो यहाँ पर जो 20 किलो उसने स्वयं उपभोग के लिए रखा है तो उसके भी कुछ ना कुछ प्राइस होती है। तो वो 20 किलो का अगर वो उत्पादन कर रहा है अलग से तो उसके लिए भी आय का सृजन हो रहा है, यानी उसको बनाने के लिए भी जो जमीन है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो लेबर है उसको पैसे दिए जाते हैं, तो उससे भी आय का सृजन होता है। तो जब भी आय का सृजन हो रहा है तो इसको हम आय विधि में शामिल करेंगे, भले इसका यूज खुद के लिए हो रहा है, मार्केट में बेचने के लिए हो रहा है, किसी पर्पस के लिए हो रहा है। जब भी प्रोडक्शन किया जाएगा तो उससे कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होगी और उस इनकम को हम आय विधि में शामिल करेंगे जब भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट माना जाएगा। यहाँ पर दूसरी तरफ आय विधि में शामिल जो जो चीजें नहीं होती है उनको मैंने लिखा है। हस्तांतरित आय को हम शामिल नहीं करते हैं राष्ट्रीय आय में। हस्तांतरित आय यानी कि एक तरफा जो पेमेंट प्राप्त होती है, जैसे सरकार किसी को बेरोजगारी भत्ता देती है, सरकार किसी को, जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, यानी बुढ़ापे में जब वो आ जाते हैं तो उनको कुछ पेंशन मिलती है, तो उसको हस्तांतरित आय के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। ये एक ऐसा पैसा होता है जो बिना मेहनत के मिला है, यानी कि हम इसको आम भाषा में बोलते हैं कि जब हम कारक सेवा किसी को नहीं दे रहे तब भी हमें पैसा मिल रहा है, तो वो हस्तांतरित आय होती है। सेकंड नंबर पे आता है गैर कानूनी जो कार्य होते हैं, जैसे चोरी करना, जुए करना, ये बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, उनसे जो भी आय जनरेट होती है उसको हम इसमें शामिल नहीं करते
क्योंकि इस आय का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसका एस्टिमेट नहीं लगा सकते, कहां से इनकम आई उसका सोर्स नहीं बता सकते। तो इसलिए इसको जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम इसमें कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट है अचानक प्राप्त आय। जैसे लॉटरी से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते, क्योंकि इससे कोई मूल्य वृद्धि नहीं होती है, यानी कि इससे किसी भी तरह का प्रोडक्शन नहीं होता, इससे कोई भी मूल्य वृद्धि नहीं होती, वैल्यू एडिशन नहीं होती है, इसलिए इसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते। और जब भी हम आय विधि का यूज करेंगे तो इसमें हम लॉटरी का जो पैसा होता है उसको शामिल नहीं करते। तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने समझा है कि अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं इनकम मेथड का यूज करके, तो हमें किन किन चीजों को उसमें शामिल करना होगा और किन किन चीजों को हमें उसमें शामिल नहीं करना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आप इससे जो पिछली वाली वीडियोस है उसको भी आप देख सकते हो अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।